हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डिबेंचर रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना बनाया जाता है और कब बनाया जाता है, साथ में डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं। अब हम बात करेंगे कि डिबेंचर के रिडेम्पशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो 4 मेथड्स आपको दिए गए हैं जिनसे आप डिबेंचर का रिडेम्पशन कर सकते हैं। पहला है लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा है इंस्टॉलमेंट, थर्ड वन इज परचेजिंग ऑफ ओन डिबेंचर्स एंड द लास्ट वन इज कन्वर्जन इनटू शेयर्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में केवल शुरू के 2 मेथड्स आ रहे हैं, यानी कि लमसम पेमेंट मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड। इन दोनों मेथड को हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली जर्नल एंट्रीज सेम रहेंगी, आपको बस मेथड समझना है। जर्नल एंट्रीज आप अगर एक मेथड में आप समझ गए तो अगले मेथड में भी जर्नल एंट्रीज वही रहने वाली है। तो लमसम पेमेंट मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक एक्सपायरी हो जाने पे, एक फिक्स पीरियड की एक्सपायरी हो जाने पे आप डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे तो उसने कहा कि मैं 5 साल बाद इस डिबेंचर को रिडेम्पशन करेंगे, ठीक है। अब 5 साल होने के बाद, यानी कि एक फिक्स पीरियड की एक्सपायरी होने के बाद, कंपनी उन डिबेंचर्स का पेमेंट कर देगी पूरा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एक फिक्स पीरियड के बाद, एक फिक्स पीरियड की एक्सपायरी के बाद लमसम में पेमेंट करके रिडेम्पशन कर लेना। इस मेथड में भी डीआरआर बनेगा, सेम वही अनलिस्टेड कंपनीज बनाएंगी 10% का। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीआरआर बनता है प्रीवियस ईयर में और डीआरआई बनता है उस ईयर में जिस साल में यू आर गोइंग टू रिडीम योर डिबेंचर्स। तो एंट्री क्या होगी डीआरआर क्रिएट करने की, आपको याद ही होगा कोई भी रिजर्व बनाते हो तो पीएनएल को क्रेडिट करते हो। बस यहाँ पे चेंज क्या करना है, क्योंकि कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स पड़े हैं, कंपनीज के अकाउंट्स कर रहे हैं, तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर, ये एंट्री होगी डीआरआर क्रिएट करने की। दूसरी एंट्री उस साल में होगी जिस साल आप डिबेंचर रिडीम करने वाले हो। तो डिबेंचर रिडीम करने अगर आप 2019-20 में करने वाले हो तो 30 अप्रैल को जो आप एंट्री करोगे वो एंट्री होगी डीआरआई क्रिएट करने की, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की। वो एंट्री क्या होगी, डीआरआई टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, आपके पास से बैंक जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आप इस इन्वेस्टमेंट को एनकैश कराते हो किस टाइम पर, जिस टाइम पे आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो, ओके। क्योंकि जिस पर्पस के लिए आपने इन्वेस्टमेंट बनाई थी वो पर्पस, वो दिन अब आ चुका है, तो उस दिन को आप अपने डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हो, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी एनकैश करा लो। तो एनकैश कराने की एंट्री होगी जस्ट उल्टी, बैंक टू डीआरआई। फिर डिबेंचर रिडीम करने की जो एंट्री होती है, बैंक टू डिबेंचर, सॉरी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये डिबेंचर रिडीम करने की एंट्री होती है। अगर प्रीमियम है तो फिर फर्स्ट एंट्री में आप उसको कंसीडर कर लेते हो डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो एंट्री उसके लिए हो जाएगी डीआरआर टू जनरल रिजर्व। आप इलस्ट्रेशन 1 आप अपनी बुक से करके देखेंगे, प्रॉपरली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। इसी सारी जनरल एंट्रीज की बेसिस पे वो क्वेश्चन दिया गया है। अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट बाय ड्राइंग लॉट्स की, यानी कि जब आप डिबेंचर को रिडीम तो कर रहे हो लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 5 लाख के डिबेंचर्स हैं आपको रिडीम करने हैं, तो आपने क्या किया, उन 5 लाख के डिबेंचर्स को कह दिया कि मैं 5 साल में रिडीम करूंगा, यानी कि हर एक साल 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स आप रिडीम करोगे। यहाँ पर भी सेम वही केसेस रहेंगे। 10% डीआरआर बनेगा टोटल अमाउंट का, यानी कि इस एग्जाम्पल की बात करें तो 10% डीआरआर कितना होगा, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% मतलब 50,000 का डीआरआर इस वाले केस में बनेगा, ठीक है। 5 लाख का डीआरआर बनेगा, कब बनेगा, फर्स्ट ईयर से पहले। और डीआरआर एक एक पूरे अमाउंट के लिए, यानी कि पूरे 5 लाख के लिए बनेगा और एक ही बार बनेगा सारे डिबेंचर के रिडेम्पशन से पहले, ठीक। और हर साल इन एवरी ईयर जो प्रपोर्शनेट अमाउंट होगा
वो अमाउंट आप जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करोगे, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक, इसके बाद DRI विल बी क्रिएटेड ऑन इन फर्स्ट ईयर 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। यानी कि आप DRI कितना बनाओगे, पहले ईयर में बनाओगे, कितना बनाओगे, जितने डिबेंचर आप उस साल रिडीम कर रहे हो उसका 15% बनाओगे। और ये एनकैश कब होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर ये एनकैश किया जाएगा। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल हेल्प यू व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स। सो द फर्स्ट वन इज, जब आप DRI बनाते हो तो आप DRI फर्स्ट ईयर में बनाओगे और उसे लास्ट ईयर में एनकैश करोगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये है कि DRI बनाते टाइम आप ये ध्यान रखोगे इंस्टॉलमेंट कैसी है। अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो DRI केवल फर्स्ट ईयर में बनेगा और लास्ट ईयर में DRI एनकैश हो जाएगा, लास्ट ईयर में एनकैश हो जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करूँ, अगर DRI आप तब बना रहे हो जब इंस्टॉलमेंट्स इक्वल नहीं है, तब क्या होगा। तो सपोज़ पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 1 लाख की है और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 1,50,000 की है, तो पहले जो DRR बनेगा वो बनेगा 1 लाख का 15% यानी कि 15,000। अब जब दूसरा DRI बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो आप पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख की थी तो आपने 15% बना दिया, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 1,50,000 की, यानी कि कितना ज़्यादा हुआ अमाउंट, 50,000 ज़्यादा हो गया। तो अब जो DRR बनेगा वो केवल 50,000 रुपये के लिए बनेगा, यानी कि 50,000 का 15% जो कि होगा 7,500। ओके, सो ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल कि जितना ज़्यादा अगर अमाउंट हो रहा है तो उतना जो अमाउंट आपका ज़्यादा हुआ है केवल उसी अमाउंट के लिए आप DRI एक्स्ट्रा क्रिएट करोगे। और सपोज अब वापस से 1,50,000 के बाद वो 1 लाख की डिबेंचर की इंस्टॉलमेंट रिडीम कर रहे हैं तो आप कोई भी DRI नहीं बनाओगे, क्योंकि कम अगर आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वही DRI चल जाएगी। लेकिन अगर आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ रही है, पहले 1 लाख की थी अब 1.5 लाख की हो गई, तो जितना अमाउंट बढ़ गया है उतने अमाउंट के लिए आप DRI क्रिएट करोगे। और DRI एनकैश कब होगी, एनकैश तो एक ही बार आपको पता है लास्ट में होती है, जब आप लास्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसी टाइम पे DRI आप एनकैश कर लोगे। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, अगर कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें होगा तो दैट आई विल मेक अनदर वीडियो। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। और पढ़ते रहिए, आपके बोर्ड चाहे एग्ज़ाम्स हो चाहे ना हो, द मेन पॉइंट इज़ कि आपको वो चीज़ें आनी चाहिए जो आपके 12th के सिलेबस में है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर हायर स्टडीज़, चाहे आप CA करें या CS करें, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। आपको ये बात ध्यान रखते रखते हुए स्टडीज़ करनी चाहिए कि आप आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।